मेरे इस चैनल पर रेगुलर स्टडी करने वाले सभी छात्रों और छात्राओं अ वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू यू, जब भी आप इस वीडियो को देखें। ठीक है, आज के इस एटॉमिक स्ट्रक्चर की न्यू सीरीज में हम लोग आज पहला लेक्चर लेकर आए हैं, जिसमें कि हम आपको 11th जेईई नीट और ग्रेजुएशन के कंबाइंड टॉपिक्स की स्टडी हम लोग यहाँ पर करने जाएंगे, जिसमें कि आप लोगों को कुछ ऐसे भी न्यूमेरिकल्स, ऐसे भी कैलकुलेशंस आते हैं जो कि 11th में ये कह करके छोड़ दिया जाता है कि ये हायर कॉन्सेप्ट है। आज हम उन सभी टॉपिक्स की जानकारी इस वीडियो में लेने जाएंगे। ये हमारा सीरीज है और ये सीरीज अब रेगुलर चलता रहेगा। तो आइए हम लोग इस चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। तो इस चैप्टर के स्टार्टिंग पॉइंट में हम टॉपिक लिखे हुए हैं यहाँ पर डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल्स पार्टिकल्स, जिसके बारे में कि आप लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, और दूसरा ये इंपॉर्टेंट टर्म है आपके लिए ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट विथ कैलकुलेशन। आप तो ये जानते होंगे कि इलेक्ट्रॉन्स के मास की जो खोज हुई थी वो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट का ही एक रिजल्ट था जो कि मिलिकन ने किया था। ठीक है, लेकिन यहां पर हम आज जानेंगे सभी कैलकुलेशंस को जो कि ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में इन्वॉल्व था और समझेंगे कि कैसे यह एक्सपेरिमेंट सफल हुआ और इलेक्ट्रॉन के मास की प्राप्ति हुई। तो बच्चों, आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में बहुत सारे थ्योरीज की स्टडी पहले से की होगी। जैसे कि आपको पता है कि बहुत ही पहले, बहुत ही पुराने जमाने में ऋषि मुनियों के समय में एक होते थे महर्षि कन्नड, जिन्होंने कहा था कि आदमी के जो शरीर होते हैं वो 5 तत्वों से मिलकर बने हैं। ठीक है, पंच तत्व, क्षिति जल पावक गगन समीरा। क्षिति मतलब मिट्टी, जल पानी, पावक आग, गगन मीन्स आकाश और समीर मीन्स हवा। ठीक है, ये 5 तत्व से मिलकर के हमारी शरीर बनी होती है। ठीक है, तो सबसे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन्हें माना गया था। उसके बाद जॉन डाल्टन जी आए थे, जिनके आने के बाद उन्होंने जो थ्योरी रिप्रेजेंट किया, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, उस थ्योरी के बाद एक नया ही सिविलाइजेशन स्टार्ट हो गया। किसमें? तो केमिस्ट्री के इतिहास में। ठीक है, जिसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक पड़ाव रखा गया था। उन्होंने ही एक सबसे पहला वर्ड एटम दिया था, एटोमॉस से लेकर के, जिनका मतलब होता है सबसे छोटा पार्टिकल। उनका कहना था कि each and every matters are consist of some smallest tiny and individual particles are called atoms, जिनको कि एटम्स कहा गया था। सारे मैटर दुनिया के छोटे छोटे पार्टिकल्स जो कि डिवाइड नहीं किए जा सकते हैं, उनसे मिलकर बना होता है, जिनको हम लोग एटम कहते हैं। ठीक है, तो उनका ये इंडिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट जो था लगभग 60, 70, 80, 90 साल तक चला था। मतलब कि लगभग गिनती में रखिए कि राउंड फिगर में बहुत लंबे समय तक, 100 सालों तक चला उनका। और उनके बाद नए नए इन्वेंशंस होते गए, नए नए डिस्कवरीज होती गई, नए नए थ्योरीज आते गए, और ये थ्योरी कुछ ना कुछ बदलता गया, बदलता ही गया। ठीक है, और आज भी इसमें कई सारे बदलाव देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों, हम लोग आज पहले डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की थोड़ी सी कुछ पॉइंट पर हम लोग आज डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने टॉपिक्स पर। ठीक है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी DAT में डाल्टन्स का ये कहना था, पहला पोस्टुलेट यही था कि एवरी मैटर्स कंसिस्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल कॉल्ड एटम। ठीक है, दूसरा पॉइंट बच्चों कि एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एटम्स को ना ही क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो एक बात मैं पहले ही बता दूं आपको कि ये दोनों ही पॉइंट्स फ्लॉप कर चुके थे। कैसे? तो एटम्स अभी की डेट में आप जान रहे हो कि हमारे एटम जो होते हैं वो भी कुछ पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और भी इनको भी बाद में डिवाइड कर दिया गया। तो खैर अभी की डेट में ये जो इसका इन्वेंशन हुआ, उसके बाद जाकर के पहला पॉइंट भी फ्लॉप कर गया कि एटम इंडिविजुअल नहीं होता है, उसको भी डिवाइड कर सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, उसके बाद दूसरा पोस्टुलेट ये हम लोग पढ़े थे कि एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। लेकिन ये भी पॉसिबल हो गया
इन द टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस, बहुत सारे न्यूक्लियर रिएक्शंस में हमने देखा जैसे कि रेडियम जिनका एटॉमिक नंबर 88 होता है, ठीक है, इसके टर्म में देखा जब इसका न्यूक्लियर फ्यूजन होता है तो ये क्या होता है, तो ये टूट करके दो पार्टिकल रेडॉन 86 और हीलियम इन द टर्म्स ऑफ अल्फा पार्टिकल जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 2, इस टर्म में कन्वर्ट होता है। तो बच्चों एक ऐसा रिएक्शन हमें मिला जिसमें कि जो हमने पेरेंट न्यूक्लियाई लिया था, न्यूक्लियस लिया था, वो न्यूक्लियस नहीं रहा, बाद में डिस्ट्रॉयड हो गया क्योंकि ये खत्म हो गया, नया बन गया ना, और जो नहीं था हमारे पास न्यूक्लियस वो बन गया डॉटर न्यूक्लियाई के रूप में, ये पेरेंट न्यूक्लिया और ये डॉटर न्यूक्लिया इस रूप में बना। तो यहाँ पर देखें कि हम लोग इसी रिएक्शन के थ्रू यहाँ पर पुराने एटम को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं और नए एटम को हम लोग क्रिएट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर अपने थर्ड पॉइंट में, तो ये था कि दो सेम एलिमेंट्स के जो एटम होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं सारे प्रॉपर्टीज में, और वही दो डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम होते हैं वो डिफरेंट होते हैं सारे प्रॉपर्टीज में। लेकिन बच्चों यहाँ पर भी खामियां बन के आई कौन, तो आइसोटॉप्स और आइसोबार्स, ठीक है। आइसोटॉप्स वो एलिमेंट्स थे जिनका एटॉमिक नंबर सेम था, मतलब सेम एलिमेंट थे, लेकिन एटॉमिक मास क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। जैसे कि मान लो ले लेते हैं हाइड्रोजन 11 एंड ड्यूटेरियम 12 एंड ट्राइटियम 13, दैट मींस हाइड्रोजन के तीन आइसोटॉप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम, तीनों सेम ही एलिमेंट हाइड्रोजन ही है क्योंकि तीनों के प्रोटॉन सेम ही है, बट मास सबके अलग अलग है, तो सेम एलिमेंट के मास अलग अलग होने लगे, तो ये आइसोटॉप्स के इन्वेंशन के बाद वो खत्म हो गया थ्योरी। दूसरा ये भी था कि आइसोबार्स एक ऐसे एलिमेंट होते हैं, दो एलिमेंट ऐसे होते हैं जैसे कि हम देखें अगर कार्बन का एक फॉर्म C614 है, कार्बन का तीसरा आइसोटॉप, नाइट्रोजन का भी कितना होता है N714, तो ये दोनों अलग अलग एलिमेंट है, सारी प्रॉपर्टीज इसकी डिफरेंट होनी चाहिए, बट यहाँ मास नंबर क्या हो गया, दोनों का सेम हो गया। इस तरह से हम लोग देखें कि यहाँ पर दो डिफरेंट एलिमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज भी सेम हो सकती है, ठीक है। डाल्टन के अगले पोस्टुलेट में डाल्टन ने कहा था कि एटम जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, एटम फ्री स्टेट में जनरली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो खैर ये बात कुछ हद तक सही भी है कि एटम सही मायने में फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो अनस्टेबल होते हैं। इसका रीजन जो है वो भी बोर साहब ने दिया था, बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे इनके रीजन को लेकर के, बट बोर ने इन्हें पूरी तरह से साफ साफ कर दिया था कि इसका रीजन क्या है, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी और उनके जो हम लोग पोस्टुलेट और जो डिसएडवांटेज पढ़े, उनका जो फेल्योरनेस का पॉइंट पढ़ा, इसको आप लोग पॉइंट वाइज नोट करते जाइएगा, कर लीजिएगा नोट, ठीक है। हम लोग अब चलते हैं अपने सेकेंड पॉइंट में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग आगे इन्वेंट करते गए तब टर्म आया सब एटॉमिक पार्टिकल्स का, जब डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी का डिवीजन हो गया, और वहां पर आया सब एटॉमिक पार्टिकल कॉन्सेप्ट, जब सब एटॉमिक पार्टिकल के रूप में हम लोग को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला था। तो बच्चों आइए हम लोग पढ़ते हैं, अब पढ़ेंगे डिस्कवरी किसकी, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी को। इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी जे थॉमसन के द्वारा किया गया कैथोड रेज के एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट था। एक्चुअली तभी नाम इलेक्ट्रॉन नहीं पड़ा था, तभी बहुत सारे नाम दिए गए थे, जैसे कि नेगाट्रॉन नाम रखा गया था, बाद में उसको इलेक्ट्रॉन नाम दे दिया गया। बट यहाँ पर हम लोग समझेंगे थोड़ी सी, हम लोग अभी के कॉन्सेप्ट को अगर मिक्स करके पिछले वाले कॉन्सेप्ट को अगर हम लोग पढ़ते हैं तो समझ में ज्यादा बेटर आएगा, समझे बात को। तो हम लोग यहाँ पर सीखते हैं जो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन था वो किसका किया हुआ था, तो वो था जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट का, जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट का। बच्चों ये एक्सपेरिमेंट जो था वो था कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट, कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट। अब ये कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट कैसे किया गया, आइए इनके बारे में हम लोग डीपली स्टडी करते हैं। विदाउट इनके डीपली नॉलेज के आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आइए देखते हैं, इसके बाद हम लोग चलेंगे इलेक्ट्रॉन के चार्ज मास रेशियो पर, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर कि कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट क्या था। तो बच्चों कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट में कुछ इस प्रकार का एक ट्यूब लिया गया था,
जो ग्लास से बना हुआ था, शीशे का बना हुआ एक ट्यूब लिया गया था। इस ट्यूब में बच्चों एक इवैक्यूएशन पंप लगा हुआ था, जिसको लोग वैक्यूम पंप भी कहते हैं। इसको हम लोग वैक्यूम पंप भी कहते हैं। वैक्यूम पंप का काम क्या है, तो इस पंप के थ्रू हम लोग अंदर के एयर को या कोई गैस को हम लोग यहाँ पर खींच करके अंदर के प्रेशर को रिड्यूस कर सकते हैं। और थॉमसन ने कितना किया था, तो थॉमसन ने एक एटमॉस्फेयर का 1000वां भाग यानी कि 10⁻³ एटीएम प्रेशर अंदर का छोड़ा था, जो कि लगभग वैक्यूम के बराबर ही है, बट वैक्यूम नहीं है, ठीक है, वैक्यूम के लगभग पास पास था, लेकिन कुछ ना कुछ गैस तभी भी थे अंदर में, ठीक है, कुछ गैसेस अंदर में बची हुई थी। बात समझ में आ गया। ये ग्लास ट्यूब के दोनों एंड पर एक प्लेट लगा हुआ था। यहाँ पर ये मेटल का प्लेट है, और जो प्लेट एक हाई वोल्टेज सेल से कनेक्टेड था, ठीक है, और इस सेल का जो वोल्टेज है वो 10,000 वोल्ट करंट दे सकता है। 10,000 वोल्ट का यहाँ पर ये वोल्टेज सप्लाई कर सकता है। ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल, तो करंट का डायरेक्शन हाई टू लो पोटेंशियल होता है। ये हो गया डायरेक्शन ऑफ द करंट, ठीक है। बीच में स्विच होगा, सब कुछ होंगे, यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा होगा, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ क्या हो रहा था। यहाँ पर एक बात और है कि उन्होंने क्या किया था, इस ग्लास के इंड्स पर, ठीक है, फ्लोरोसेंस यानी कि चमकने वाला जो है ना पदार्थ लगाया था, जैसे कि जनरली चमकने वाले पदार्थ के रूप में लगाया जाता है जिंक सल्फाइड का लेयर। यहाँ पर उन्होंने लेयर डाल दिया था, कुछ ऐसा यहाँ पर लेयर से परत चढ़ा दिया गया था ऊपर में, और ये जो लेयर था वो था जिंक सल्फाइड ZnS का, ठीक है, ताकि कोई भी पार्टिकल ऊपर से पड़े, यानी कि कोई रेडिएशन अगर उस पर पड़ता है तो डेफिनेटली वो क्या हो, चमकने लगे और वो रेडिएशन दिखने लगे, ठीक है, जैसे कि रेडियम में होता है, ठीक है। जब उन्होंने हाई वोल्टेज सेल यानी कि स्विच जब ऑन किया, प्रोसीजर जब शुरू हुआ प्रोसेस, तो उन्होंने पाया कि कुछ रेडिएशंस जो है इसकी ओर से, यानी कि जो नेगेटिव टर्मिनल है इसकी ओर से निकलती है, और निकलती हुई खींची चली जाती है पॉजिटिव टर्मिनल यानी कि एनोड की ओर। ये कैथोड है, ये एनोड है, एनोड की ओर खींची चली जाती है, और एनोड के स्क्रीन को परफोरेटेड करके, यानी कि हल्की हल्की उसमें पोर्स बना करके, जैसे नहीं एक्सरे क्या होता है, एक्सरे जो शरीर की मांसपेशी है उसमें थोड़ी थोड़ी पोर्स बना करके आराम से अंदर चला जाता है, हमारे बल्क में पेट में घुस जाता है, जस्ट उसी तरह से यहाँ पर छोटे छोटे पोर बना करके ये क्या होता है, ये रेडिएशन अंदर घुसते हैं, और यहाँ पर उसका प्रमाण यही है कि ये जिंक सल्फाइड का जो स्क्रीन है वो ग्लो करने लगता है, चमकने लगता है, ठीक है। और इस चमकते हुए चीज को देख करके हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि डेफिनेटली कोई ऐसा रेडिएशन है जो कि इस साइड से इसकी ओर निकल रहा था। बच्चों, वो रेडिएशन जो कि कैथोड की ओर से आ रही थी, इस ओर से आ रही थी, इसीलिए उन्हें कहा गया कैथोड रेज। क्या कहा गया, कैथोड रेज कह दिया गया। द रेडिएशन विच is appear to coming from cathode called cathode rays, इनको कैथोड रेज कह दिया गया, ठीक है। अब ध्यान दें यहाँ पर, आखिर ये कैथोड रे आ कैसे रहा था। सबसे बड़ी बात है ये कैथोड रेज आ कैसे रहा था। यही कैथोड रे बच्चों इलेक्ट्रॉन है, यही कैथोड रे क्या है, इलेक्ट्रॉन है। लेकिन सवाल ये आई यहाँ पर कि ये कैथोड रेज आ कैसे रहा था। तो अभी के डेट में, अभी के कॉन्सेप्ट को चलिए मिलाते हैं थोड़ा सा, मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, लेकिन तभी पता नहीं था इलेक्ट्रॉन है। चलिए देखते हैं, जब हम लोग हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट हम लोग अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, बहुत ही हाई पोटेंशियल, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन का क्लाउड यहाँ पर जमा होता है। मेटल में तो ऑलरेडी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं, सरफेस पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जैसे ही यहाँ पोटेंशियल डेवलप होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके भागने लगते हैं। और इसमें गैसियस पार्टिकल का क्या रोल है, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स इधर इन करते हैं, गैसियस पार्टिकल हम जानते हैं आज के डेट में गैस के पार्टिकल में होते हैं पहले से इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो इधर भागता है ये उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को, यानी कि तभी इलेक्ट्रॉन नहीं नाम था, फिर हम बोल रहे हैं, ये इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके इजेक्ट कर देता है। और आज के डेट में हम लोग जानते हैं
जब कोई पार्टिकल इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पर चार्ज आता है पॉजिटिव, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, निकल करके बाहर आ जाता है। और वो इलेक्ट्रॉन चूंकि निगेटिव होते हैं इसलिए वो क्या है, वो पॉजिटिव टर्मिनल की ओर खींचे चले जाते हैं, एनोड की तरफ खींचे चले जाते हैं और बाद में वहां जाकर चमकने लगता है। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का टर्म जो है ना वो बना था कैथोड रेज, और इसी कैथोड रेज की स्टडी के दौरान जो पार्टिकल्स आया था वो पार्टिकल्स का नाम बाद में इलेक्ट्रॉन रख दिया गया। तो भाई साहब किस तरह की प्रॉपर्टीज आई थी, आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। कैथोड रेज के स्टडी के दौरान क्या क्या प्रॉपर्टीज मिली थी, तो चलिए देखते हैं। जब कैथोड रेज का इन्वेंशन हो गया तब उनकी प्रॉपर्टीज को देखने के लिए सारे एक्सपेरिमेंट किए गए। पहला एक्सपेरिमेंट किया गया कैथोड रेज के डायरेक्शन पर। तो क्या कह रहे बच्चों, कैथोड रे के सामने में एक ओपेक ऑब्जेक्ट को रख दिया गया। ओपेक मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जिससे कि लाइट पास नहीं कर सकता, और हम जानते हैं जिससे लाइट पास नहीं कर सकता है, लाइट जब उसके सामने गुजरती है तो उसके पीछे शैडो बनता है, ठीक है। तो जब ओपेक ऑब्जेक्ट उसके सामने में रख दिया गया तब जाकर के लाइट जो उस पर डाली गई तो देखा गया कि एग्जैक्टली उस ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन के जस्ट पीछे बना उसका शैडो, जैसा कि हम लोग देखते हैं लाइट में बनता है। और इस बात का ये इंडिकेशन हो गया कि कैथोड रे जो है वो स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करता है। तो पहला प्रॉपर्टी निकल के आया, इट फॉलोज द स्ट्रेट लाइन पाथ, यह स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करता है, ठीक है। अब दूसरी प्रॉपर्टी पे चलते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी के लिए कैथोड रे के सामने में एक हल्की फुल्की सी बॉडी को रख दी गई। हल्की फुल्की मतलब ये नहीं, ये सब हल्का फुल्का नहीं है, बहुत भारी है उसके लिए, बहुत ही हल्की मतलब समझ लो कि इतनी हल्की कि जस्ट लाइक हम लोग ग्राम में भी उसको रिप्रेजेंट ना कर पाए, 1 ग्राम भी नहीं हो, 1 ग्राम से भी कम, बहुत ही कम, ठीक है। हल्की सी ऑब्जेक्ट रख दी गई और जब उस पर से होकर कैथोड रे पास किया तो देखा गया कि वो पार्टिकल जो है मूव करने लगता है, ठीक है। वो पार्टिकल मूव करने लगा, और हम जानते हैं कि मूव करने से सेंस यही है कि उस पर वो पार्टिकल इंसिडेंट हुआ होगा। डेफिनेटली सब पार्टिकल है, आखिर इस कैथोड रे में पार्टिकल हुआ तब ना उससे टकराया और वो मूव कर रहा है। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये रिजल्ट निकला कि इट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स, यह पार्टिकल्स से बने होते हैं। सवाल आया पार्टिकल्स होगा तो मास आएगा ही, बिल्कुल सही बात है, पार्टिकल्स होगा तो मास जरूर होगा, लेकिन मास कितना है अभी तक इसके बारे में कोई चर्चा नहीं चल रही है। थॉमसन फेल, लेकिन हाँ थॉमसन एक काम किया, थॉमसन जो है इस कैथोड रेज के लिए चार्ज मास का रेशियो को कैलकुलेट कर लिया। चार्ज मास रेशियो जो था, चार्ज मास रेशियो ये थॉमसन ने कैलकुलेट किया और देखा कि किसी भी पार्टिकल पर जब ये कैथोड रे पड़ता है तो चार्ज मास का, चार्ज का वैल्यू अलग अलग होता है, अलग अलग वोल्टेज पर मास का वैल्यू अलग अलग होता है, लेकिन चार्ज अपॉन मास का रेशियो हमेशा फिक्स था, जो रिप्रेजेंट किया जाता है आज के समय में। E माने चार्ज, M माने मास, चार्ज मास का रेशियो 1.76 इंटू 10 का पावर 11 कूलम्ब पर केजी, ये चार्ज मास का रेशियो कैलकुलेट किया गया जे थॉमसन के द्वारा। बहुत लोग बोलते हैं चार्ज मास का रेशियो कैलकुलेट किया गया ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से, लेकिन यहां तक ये 100% सही नहीं है। इसका यूज किया गया था ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में ताकि मास को कैलकुलेट कर सके, लेकिन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से ओरिजिनली चार्ज का वैल्यू प्राप्त हुआ था, इलेक्ट्रॉन पर के चार्ज का वैल्यू प्राप्त हुआ था, और फिर इसको उसमें यूज करके मास का वैल्यू प्राप्त कर लिया गया। तो गलत फहमी में ना रहे, ठीक है। बहुत लोग बहुत कुछ पढ़ाते हैं, ठीक। चौथे पॉइंट पर चले हम लोग, जिसमें कि ये देखा गया जब इस कैथोड रेज को एक मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड से जब पास कराया गया तो देखा कि डेविएशन हुआ। जब इलेक्ट्रिक फील्ड से पास कराया गया बच्चों, जब कैथोड रे को इलेक्ट्रिक फील्ड से पास कराया गया
जिसमें कि नेगेटिव और पॉजिटिव दो टर्मिनल होते हैं, तो पाया गया कि ये जो है कैथोड रे सीधा चलते 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 एकाएक मुड़ जाता है पॉजिटिव टर्मिनल की ओर। और डेफिनेटली जब ये पॉजिटिव टर्मिनल की ओर मूव करता है तो इसका सेंस ये निकलता है कि पहला सेंस इसमें चार्ज जरूर है, दूसरा सेंस ये निकलता है कि इसमें नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तभी ना पॉजिटिव की ओर ये खींचा चला आया। और दूसरी बात, हम जानते हैं कि मैग्नेटिक पोल जो होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। और जानते हैं हम लोग कि साउथ पोल नेगेटिव पोल के इक्विवेलेंट है और नॉर्थ पोल पॉजिटिव पोल के इक्विवेलेंट है। और ये नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल का जो रिलेशन आप मैग्नेटिक फील्ड में जानते हैं, वहां फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से आप लोग जानते ही हैं, सीखे होंगे, पढ़े होंगे, ठीक है। अब इस बात को हम देखें कि जब ये मैग्नेटिक पोल से इसको पास कराया जाता है, यही कैथोड रे को, तो ये डेविएट हो जाता है बच्चों नॉर्थ पोल की तरफ, जो कि पॉजिटिव पोल के इक्विवेलेंट होता है, तो ये उसकी ओर मुड़ जाता है बच्चों। इन दोनों ही एक्सपेरिमेंट से ये मालूम पड़ता है कि कैथोड रेज में नेगेटिव चार्ज होता है, इसीलिए वो पॉजिटिव टर्मिनल की ओर क्या होता है, डेविएट हो जाता है, ठीक है ना। तो यहां पर लिखेंगे हम लोग इट हैज नेगेटिव चार्ज, इसमें नेगेटिव चार्ज होते हैं। और बच्चों यहां से स्पष्ट हो जाता है नेगेटिव चार्ज है, इसलिए इनका नाम बच्चों रख दिया गया था उस समय नेगाट्रॉन, जिसको बाद में चेंज करके इलेक्ट्रॉन नाम किया गया था। तो आज हम लोग यही जानेंगे बच्चों अब कि इलेक्ट्रॉन के मास को कैसे कैलकुलेट किया गया था ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज हम लोगों को यही सीखना है, ठीक है। तो बच्चों आखिर वो पॉइंट आ ही गया जिसके बारे में हम लोग बहुत देर से बात कर रहे थे, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, जो कि आरए रॉबर्ट एंड्रयूस मिलिकन के द्वारा किया गया था। आज हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे कि किस तरह का एपरेटस था और कैसे कैसे काम हुआ था। तो बच्चों एपरेटस के बारे में बात करें तो एक सिलेंड्रिकल कंटेनर था उनके पास, कुछ ऐसा, ये सिलेंड्रिकल कंटेनर है, यहाँ पर ये कंटेनर नीचे से पैक है इस तरह से, ठीक है, ये नीचे से पैक है, ऊपर से भी ये कंटेनर पूरी तरह से पैक है, ठीक है, बिल्कुल गोल है। बच्चों इस कंटेनर पर ऊपर में यहां पर एक मेटालिक प्लेट लगाया गया था, ये मेटालिक प्लेट है लगा हुआ, ठीक है, ये बच्चों यहां पर मेटालिक प्लेट लगा हुआ है, ठीक है, और यहां पर भी बीच में मेटालिक प्लेट यहां पर लगाया गया है, ठीक है, यहां पर भी ये मेटालिक प्लेट लगाया गया है, ओके। अब ध्यान दें यहां पर ये बीच में दो मेटालिक प्लेट्स लगाए गए हैं, ठीक है। इस मेटालिक प्लेट में बीच में हल्का सा पोर दिया गया है, थोड़ा सा छेद कर दिया गया है यहाँ पर, ताकि ऑयल के ड्रॉप को यहाँ पर गिराया जा सके, ठीक है। अब ध्यान दें यहाँ पर बीच में जो है एक टेलीस्कोप लगा दिया गया है, जिसके होकर के यहाँ पर आदमी स्टडी कर सके, ऑब्जर्वेशन कर सके, ओके। और बच्चों अगर बात करें हम लोग, यहाँ पर एक सेल है, जिस सेल का दो टर्मिनल है पॉजिटिव और नेगेटिव। ये सेल जो है यहाँ पर ये 10,000 वोल्ट तक के इलेक्ट्रिकल वोल्टेज सप्लाई करने के काबिल है, ठीक है। इसका पॉजिटिव टर्मिनल बच्चों ऊपर वाले से कनेक्टेड है और नेगेटिव टर्मिनल नीचे वाले से कनेक्टेड है। इस सिलेंडर के ऊपर में यहाँ पर चाहे उस साइड भी किसी भी साइड, यहाँ पर लगा हुआ है एक पंप, कुछ इस तरह से ये पंप है बच्चों, जैसे रिक्शा वाला जो है ना अपने रिक्शा में भोपू लगा रखता है पिचिक पिचिक करने वाला, वही पंप यहाँ पर लगा हुआ है, जिस पंप के नीचे में यहाँ पर ऑयल के एक छोटा सा कंटेनर है, इसी में भरा हुआ है बच्चों ऑयल, ठीक है। यही ऑयल ड्रॉप को यहाँ से जब पंप करेंगे तो ये एकदम गिरेगा, एकदम छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बन करके यहाँ पर ऐसे करके यहाँ पर गिरेंगे, ठीक है। और बच्चों यहाँ पर क्या है, इस बीच में एक एक्सरे का सोर्स लगा दिया गया, यहाँ पर ये एक्सरे का कोई एक सोर्स है, ठीक है, ये एक्स रे का एक सोर्स है जहां से कि एक्सरे निकलेगा, तो इससे ऑब्जर्वेशन होते रहेगा और पार्टिकल्स में चार्ज भरते जाएंगे, ठीक है। अब ध्यान दें यहाँ पर अभी ये सिग्नल्स कटे हुए हैं, इलेक्ट्रिकल जो कनेक्शन है वो कटा हुआ है, ठीक है, अभी यहाँ पर कोई पोटेंशियल नहीं दिया गया है।
सबसे पहले जब यहाँ पर इस पंप को कंप्रेस किया जाता है तो ये ऑयल का ड्रॉपलेट्स इस प्लेट पर गिरने लगता है। जिस प्लेट पर गिरने के बाद कुछ ड्रॉपलेट जो है यहां से नीचे गिरना शुरू होता है। नीचे गिरना यहां पर शुरू हुआ, मान लीजिए नीचे गिरना यहां शुरू हो गया, ठीक है। जैसे ही ये ड्रॉपलेट नीचे गिरने लगा तो समझिए यहाँ पर जो काम आएगी दो बातें, मैग्नेटिज्म काम आएगी। मैग्नेटिज्म आप लोग फिजिक्स में पढ़िएगा, जो बच्चे 11th क्लास में अभी आए हैं और वो बच्चे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो चिंता ना करें, यहाँ का कैलकुलेशन जो है वो आपको 11th क्लास के सेकेंड हाफ में जब फिजिक्स पढ़िएगा आप लोग, यानी कि जब आधी फिजिक्स खत्म होने के बाद अगले में जाइएगा, अगले हाफ में, तब आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आने लगेगी, ठीक है। और जो 12th के स्टूडेंट अगर इसको देख रहे हो तो उनको समझ में ऑलरेडी आनी चाहिए, क्योंकि आपने मैग्नेटिज्म, ग्रेविटेशन ये सब पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब ध्यान दें, यहाँ पर जब ये ऑयल ड्रॉपलेट नीचे गिरता है बच्चों, तो इसमें देखो एक तो फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है Fg, ठीक है। Fg जब ये नीचे गिर रहा है, देखो यहाँ पर सिस्टम में क्या है, नीचे में कुछ नहीं तो एयर है, यहाँ पर सिस्टम में क्या है, एयर है, ये बात मानना पड़ेगा। जब ये एयर में नीचे गिर रहा होगा तो एयर को डिस्प्लेस कर रहा होगा। अब एयर को जब डिस्प्लेस कर रहा होगा तो हम जानते हैं कि जितना वेट एयर का डिस्प्लेस होता है उतना वेट में बाइंड फोर्स लगता है इस ड्रॉपलेट पर, जो कि इसके अपोजिट लगता होगा। तो यहाँ पर इसके जस्ट अपोजिट बच्चों एक फोर्स काम करना शुरू किया, जिसको नाम देंगे हम लोग FB। FB यानी फोर्स ऑफ बायंसी, यानी कि बाइंड फोर्स यहाँ पर काम करना शुरू कर दिया। तब नेट जो यहाँ पर अभी ग्रेविटेशन फोर्स है वो क्या होगा, यहाँ पर Fg माइनस FB, क्या होगा, Fg माइनस FB। अब ध्यान दे बच्चों, यहाँ पर एक फोर्स और लग रहा है। हम जानते हैं कि जब ऑयल का ड्रॉपलेट जिस मोशन में, जिस तरफ डायरेक्शन में वो प्रोपगेट करेगा, मूव करेगा, उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स और लगता है जिसको बोलते हैं फोर्स ऑफ विस्कोसिटी, FV। विस्कस फोर्स उसको बोलते हैं। विस्कस फोर्स क्या होता है, मान लीजिए ये तो खैर फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन जैसा ही समझना है कि अगर पानी एकदम तैर रहा है, पानी का लेयर, एक लेयर पर दूसरा लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर तैर रहा है, तो जब ऊपर का लेयर आगे खिसकता होगा तो वो नीचे के लेयर, नीचे का जो लेयर होगा उसको आगे खिसकने के लिए नहीं देता होगा, वो चाहता होगा कि हम ये पानी इस साइड ही रहे। तो जस्ट उसके अपोजिट में जो फोर्स लगाता है नीचे का लेयर, उसको बोलते हैं विस्कस फोर्स। तो यहाँ पर एयर और वाटर ड्रॉपलेट के बीच में विस्कस फोर्स लग रहा है, जिसका कैलकुलेशन हम लोग करेंगे, ठीक है। ध्यान दे, यहाँ पर ये था ऑयल ड्रॉपलेट। तो बच्चों अगर हम देखें यहाँ पर गौर से, तो यहाँ पर जो नेट ग्रेविटेशन फोर्स, जो यहाँ पर ग्रेविटी फोर्स जो अब नेट लग रहा है यहाँ पर, ध्यान दे, यहाँ पर इसके बारे में हम लोग जानेंगे, पहले यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो होगा रिजल्टेंट फोर्स Fg माइनस FB। क्यों, क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे आ रहा था, बट बायंसी फोर्स इस ग्रेविटेशनल फोर्स के जस्ट अपोजिट लग रहा है, तो नीचे का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो क्या होगा, Fg माइनस FB। उतने फोर्स से नीचे आएगा, ठीक है। अब ध्यान देते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर होगा क्या, Fg ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, मास इनटू ग्रेविटी, यही होता है ना, मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। तो फोर्स ऑफ बायंसी क्या होगा, ये एक फोर्स है जो कि एयर के कारण लग रहा है, तो यहाँ एयर जो जितना डिस्प्लेस हुआ उसका वेट, तो ये भी हो जाएगा m इंटू जी ही होगा, बट ये m जो होगा वो एयर के लिए होगा। बच्चों हम जानते हैं कि डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है। डेंसिटी को अगर हम लोग रो से डिनोट करें तो बहुत अच्छा होगा। तो अगर हम यहाँ मास लिखें तो क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान दो यहाँ पर वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ठीक है। तो मान लिया जाए यहाँ पर कि जो ऑयल ड्रॉप का जो डेंसिटी था उसको रो मान लेते हैं या रो नॉट मान लेंगे, और जो यहाँ पर एयर डिस्प्लेस हुआ उसकी जो डेंसिटी है वो रो ए मान लेते हैं, ए फॉर एयर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ये हो जाएगा मास बराबर वॉल्यूम। वॉल्यूम जो है ऑयल ड्रॉप यहाँ पर जो होगा उसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा, ये रेडियस मान लो r है, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब, ये हो गया वॉल्यूम। अब गुना डेंसिटी को हम लोग मान लेते हैं रो नॉट, ठीक है। ये हो गया ऑयल ड्रॉप का यहाँ पर
फोर्स हो गया, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, माइनस इसकी अगर हम मास के बारे में बात करें तो वॉल्यूम तो उतना ही हो जितना कि वॉल्यूम ऑयल ड्रॉप का था, उतना ही एयर डिस्प्लेस करेगा ये भी, तो 4/3 पाई आर क्यूब, बट इसका जो डेंसिटी होगा अच्छा यहाँ पर एक चीज छूट गया, यहाँ पर g से मल्टीप्लाई होना है, ठीक है, यहाँ पर g से मल्टीप्लाई अंदर में ही कर देते हैं, इंटू जी तो है ही लगा हुआ, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी इसकी मान लेते हैं हम लोग रो ए मान लेते हैं, रो एयर मान लेते हैं, ठीक है, और इनटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जी ही रहेगा। बच्चों इसमें सारी चीज कॉमन है, केवल कॉमन क्या नहीं है, तो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी, यहाँ पर कॉमन क्या नहीं है, तो कॉमन नहीं है यहाँ पर रो नॉट माइनस रो ए, जहां पर कि 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम ऑफ ड्रॉपलेट ले सकते हैं, जी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन हो गया, रो नॉट क्या हो गया ऑयल की डेंसिटी, और रो ए क्या हो गया एयर की डेंसिटी। तो यहां से कैलकुलेट होगा कि नेट इस ऑयल ड्रॉप पर कितना ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है, काम कर रहा है, ठीक है। अच्छा एक बात कि अब जो यहाँ पर रिजल्टेंट ग्रेविटी लग रही है एफ जी, जिसका मान हमने ये निकाला, जब ये हम ये जान लीजिए यहाँ पर ऑयल ड्रॉप जितना तेजी से यहाँ पर नीचे की ओर बढ़ेगा, ये विस्कोसिटी फोर्स जो है उतना ही ज्यादा ऊपर की ओर लगेगा, दैट मींस विस्कोसिटी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ ड्रॉप, जितना अधिक होगा उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, वो विस्कोसिटी फोर्स या विस्कस फोर्स होगा। विस्कस फोर्स के कैलकुलेशन के बारे में बात करें तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं स्टोक्स लॉ से। क्या है स्टोक्स लॉ, तो स्टोक्स लॉ के मुताबिक विस्कोसिटी फोर्स जो होता है वो होता है 6 पाई ईटा इंटू आर इंटू भी, 6 पाई ईटा इंटू आर इंटू भी, जहां पर ईटा जो है वो विस्कोसिटी कॉफिशिएंट है, विस्कोसिटी कॉफिशिएंट है ये, ठीक है, किसका, तो एयर का, ठीक है, एयर का विस्कोसिटी कॉफिशिएंट है ये ईटा, ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ पर और v क्या है, v वेलोसिटी ऑफ द ऑयल, आर रेडियस ऑफ ऑयल ड्रॉप है, यहाँ पर 6 पाई जानते ही हैं, 6 पाई है, ठीक है। तो यहाँ पर ये fv है। तो बच्चों यहाँ पर बताओ न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, जितने फोर्स से ये नीचे की ओर आएगा उतने ही फोर्स से यहाँ अपोजिट फोर्स यानी विस्कस फोर्स भी लगेगा, दैट मींस fb बराबर क्या हो जाएगा, fg हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं क्या कैलकुलेट कर सकते हैं इससे हम लोग। we know fv बराबर fg, ये fv है, v कब का वेलोसिटी, जब अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया गया है तब का वेलोसिटी है ये, तो fv बराबर fg, fv अभी आप पढ़े 6 पाई इंटू ईटा इंटू आर भी, और इज इक्वल टू fg का जो आप कैलकुलेशन अभी किए थे वो क्या था, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन इंटू रो नॉट माइनस रो ए, ये कैलकुलेशन आप लोग किए थे। चलिए ठीक है, इसको जब हम लोग इक्वेट करेंगे बच्चों तो यहां से क्या सब मिलेगा, यहां से मिलेगा हम लोगों को आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 ईटा इंटू भी बाय 2g इंटू रो नॉट माइनस रो ए, ये चीज यहां पर मिलेगा, मतलब कि यहां पर ऑयल ड्रॉप का रेडियस यहां से मिल जाएगा हम लोगों को इस तरह के कैलकुलेशन से। अब बच्चों हम लोग करते क्या है, अब जो है ना यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करिएगा तो ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर हाई पोटेंशियल डेवलप होगा और यहाँ पर लो पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। ऑलरेडी क्या होगा, जैसे ही ये ऑयल ड्रॉप नीचे आने लगेगा, तो मान लीजिए ऑयल ड्रॉप जैसे ही नीचे आ रहा है, ऑयल ड्रॉप तो ऑलरेडी नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, तो होता क्या है जैसे ही नेगेटिवली चार्ज बॉडी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में आता है, तो ध्यान दें यहाँ पर दो बातें हैं, इस प्लेट के बीच में मान लीजिए डिस्टेंस जो है वो है d, और जैसे ही पोटेंशियल डेवलप होता है इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो मान लेते हैं कैपिटल V,
ये भी पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर डेवलप हो गया। जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ तो बच्चों क्या होता है, यहाँ पर ये निगेटिव प्लेट से इस निगेटिवली चार्ज ऑयल ड्रॉप पर एक अपोजिट फोर्स काम करना शुरू करता है। कौन? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स होगा क्योंकि ये भी नेगेटिव है, तो ये उसको रिपेल करेगा ऊपर की ओर, जो कि अब जिसके कारण से क्या होगा, यहाँ दो बातें पॉसिबल हो सकती है। पहली बात ये कि या तो ये नीचे गिरते हुए बॉडी जो है वो रुक जाएगी, या ये जो नीचे से ऊपर की ओर जो फोर्स लग रही है उसकी वैल्यू अगर बढ़ जाएगी तो ये वेलोसिटी इसकी ऊपर की ओर राइज करने लगेगी। किसकी? तो ऑयल ड्रॉप की। अब यहाँ दो बातें हैं, एक बात जो पहले बताए थे और एक बात जो अब निकला। क्या? ध्यान दें यहाँ पर, पहले ऑयल ड्रॉप में नीचे की ओर लग रहा था ग्रेविटेशनल फोर्स, ऊपर की ओर लग रहा था यहाँ पर फोर्स ऑफ बायंसी, बॉइंट फोर्स, और एक वेलोसिटी मिल रही थी जब वो एक नेट फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की ओर लग रहा था, जिसको कि हम लोग एरियल वेलोसिटी कहते हैं, जिसको हम लोग विस्कोसिटी भी कहते हैं, एफ भी। तो मान लिया जाए इसको हम भी माने थे, तो यहाँ पर इस ऑयल ड्रॉप की वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, जिसको हम भी मान लिए। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे ही यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देंगे तो नीचे जो वेलोसिटी, यहाँ पर नीचे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी एफ जी है ही। ठीक है, अब यहाँ पर ऊपर बाइंड फोर्स तो एफ बी तो है ही। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक फोर्स और ऊपर में ऐड हो जाएगा बच्चों, जो फोर्स है एफ ई, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फोर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अब क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर जब मूव करना शुरू करेगा तो हम जानते हैं अब जो विस्कस फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, वेलोसिटी यानी मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में। अब की बार जो विस्कोसिटी फोर्स अप्लाई होगी वो कहां होगी, नीचे की ओर, और नीचे की ओर जब विस्कोसिटी यहाँ पर लगनी शुरू हो जाएगी, अब जो यहाँ पर इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी बनेगा इसमें, दैट इज एफ वी टू। अब ये पहले ये v वेलोसिटी से नीचे गिर रहा था, एक कांस्टेंट वेलोसिटी v से पहले नीचे की ओर आ रहा था ऑयल ड्रॉप। अब ये ऑयल ड्रॉप v2 वेलोसिटी से किधर जाएगा, ये ऊपर की ओर मूव करने लगेगा, एंड सो द विस्कस फोर्स इज fv2। ये हो गया fv यानी कि फोर्स ऑफ विस्कस एट वेलोसिटी v, एंड दिस इज fv2 यानी फोर्स ऑफ विस्कोसिटी एट वेलोसिटी v2। ठीक है, v2 वेलोसिटी पर फोर्स ऑफ विस्कोसिटी यहाँ पर देख रहे हैं। तो बच्चों पहले जो यहाँ पर है, पहले था क्या, हमारे पास यहाँ से दो इक्वेशन बनेंगे। यहाँ पर बताए थे जो फोर्स ये है वही फोर्स ये है, और यहाँ पर भी क्या होगा, जितना फोर्स इस साइड उतना ही फोर्स अपोजिट साइड होगा। एंड देन यहाँ पर हम लोग को दो तरह के इक्वेशन मिलेंगे। क्या क्या क्या? पहला इक्वेशन मिलेगा एफ जी इज इक्वल टू एफ बी प्लस एफ बी, इन दोनों का सम इसके बराबर, इक्वेशन 1। एंड यहां पर एफ जी प्लस एफ बी टू बराबर, यहां पर मिलेगा हम लोगों को एफ बी प्लस एफ ई, यहां पर हम लोग को दूसरा इक्वेशन यहां पर मिला। ठीक है, यहां पर एफ वी टू है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास दो इक्वेशन मिले जो दो टर्म से आए, एक आए जब पोटेंशियल हम लोग अप्लाइड नहीं किए थे, और एक आया कब का, जब हम लोग पोटेंशियल अप्लाइड कर दिए थे। तो बच्चों यहां से जो हम लोग कैलकुलेशन आती है, यहां से जो रिजल्ट मिलता है वो रिजल्ट लिखते हैं, वो रिजल्ट कैसा होता है। तो बच्चों इस फिगर को आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इसको हम लोग अब इरेज करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जब आप इन दोनों इक्वेशन के सारे वैल्यूज को रख करके जब आप इन्हें इक्वेट करेंगे तो एक बड़ी सी लंबी लंबी कैलकुलेशन के बाद क्या होगा, रिजल्ट आएगा यहाँ पर Q इज इक्वल टू 9 पाई डी इंटू V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाय V। ये जो V है वो उन दोनों प्लेट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है, इंटू रूट अंडर 2 ईटा क्यूब V1 डिवाइडेड बाय रो नॉट, यानी कि ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड, माइनस रो ए इंटू जी के इक्वल होगी। इस कैलकुलेशन को यहां पर करते तो बहुत लंबा जाता, इसलिए इसको हम एक क्लिप बना करके दे दिए हैं। आप वीडियो को पॉज करके वहां से उसको
इक्वेट कर सकते हो, निकाल सकते हो, नोट कर सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट में बार बार वोल्टेज को बदल बदल करके ये एक्सपेरिमेंट दोहराया गया। तो देखा गया कि हर बार जो है अलग वोल्टेज पर अलग चार्ज डेवलप होता है, अलग अमाउंट में चार्ज ऑयल ड्रॉप पर डेवलप होता है, लेकिन हमेशा जो है वो चार्ज हमेशा Q इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑब्टेन्ड। जितनी चार्ज मिली वोल्टेज पर उसमें सबसे जो कम वैल्यू मिल रहा था उस समय वही वैल्यू है जो आज की डेट में एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का वैल्यू होता है। उस समय सबसे कम, बहुत सारी तरह के अलग अलग तरह के चार्जेस के वैल्यू मिले थे अलग अलग वोल्टेज पर, जिसमें सबसे कम पॉसिबल जो वैल्यू ऑफ चार्ज मिला था वो तभी जो था, तभी के कैलकुलेशन के हिसाब से वो था E इक्वल टू माइनस 1.59 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम, जो कि बाद में आज बहुत सारे रिसर्चेस, बहुत सारे डेवलपमेंट करने के बाद जब एक्यूरेट वैल्यू निकाला गया है अभी की डेट में, तो यही वैल्यू बन गया है माइनस 1.602 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये बना था Q इक्वल टू NE, और देखा गया था कि इस E के हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में चार्जेस ऑयल ड्रॉप पर डेवलप होते हैं, यानी कि ऑयल ड्रॉप पर चार्ज का डेवलपमेंट हमेशा Q इक्वल टू NE के फॉर्म में ही होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में चार्ज की गणना की गई थी। इलेक्ट्रॉन पर सबसे छोटे फंडामेंटल पार्टिकल पर जो है सबसे छोटा चार्ज का जो यूनिट था वो चार्ज कैलकुलेट किया गया इस टर्म में, E के टर्म में। और बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि थॉमसन ने बहुत पहले ही चार्ज टू मास का रेशियो ढूंढ लिया था, तो वो चार्ज टू मास के रेशियो को यहाँ पर पुट करके ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के हेल्प से निकले E के मान को पुट करके मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का मान पुट कर लिया गया, यानी कि जब E/m का वैल्यू 1.76 इंटू 10 का पावर 11 कूलम पर केजी पुट किया गया, तो यहाँ पर जो है E के वैल्यू पुट करने के बाद मास का वैल्यू निकल गया हम लोगों को 9.1 इंटू 10 का पावर माइनस 31 kg। ये निकल गया मास ऑन इलेक्ट्रॉन का, ये वैल्यू निकल गया। तो इस प्रकार चार्ज टू मास का रेशियो निकाला गया और इस प्रकार ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट करके उसमें उस वैल्यू को पुट किया गया। तो आई होप आप लोग आज के इस लंबे वीडियो में, बहुत लंबा वीडियो बन गया है इसलिए प्रोटॉन डिस्कवरी हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। ठीक है, अगर आप यहाँ पर सीखे हैं तो जरूर इस वीडियो को आप लाइक करेंगे। ठीक है, और हमारे चैनल पर आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिए। ठीक है, ताकि हम अगले वीडियो जब अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर भी करिए ताकि सभी लोग इसका बेनिफिट्स ले पाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में हम लोग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के साथ। तब तक के लिए आप लोग एंजॉय करते रहिए। धन्यवाद।